नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं डॉक्टर अविनाश पांडे आप सभी का अपनी स्वस्थ यात्रा को सुगम, अनुकूल और आसान बनाने के चैनल स्वस्थ गो पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम सभी सीखते हैं कि अपनी स्वास्थ्य यात्रा में अगर आपको कुछ भी होता है या आपकी जान पहचान में कभी आपके पे कोई आपदा आती है तो उस वक्त सही फैसले कैसे लें ताकि कहीं पे भी आप धोखा न खाएं और अपना समय, स्वास्थ्य और पैसा तीनों बचाएं और स्वस्थ होकर जल्दी से जल्दी अपने परिवार के पास वापस जाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आम भाषा में जिसको हम अपना एक्सीडेंट बोलते हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जान पहचान में या आपके सामने रोड पे एक्सीडेंट हुआ हो और लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस अस्पताल जाना है, किस लेवल की इंजरी है, कैसे एसेस करना है। और अगर आपको अभी नहीं भी हुआ है तो अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप सही जगह पर हैं। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मोस्ट कॉमनली क्यों होता है, उस वक्त क्या करना चाहिए, इंजरीज को कैसे एसेस करना है और किस तरह सही हॉस्पिटल चुन के जल्दी से अस्पताल मरीज को पहुंचाना है ताकि वो स्वस्थ हो सके बिना समय बर्बाद किए। तो मोस्ट कॉमन वजह जिसमें हम लोग जानते हैं अस्पताल एक्सीडेंट के लिए वो है ड्रिंक एंड ड्राइव, नशे करके बाइक चलाना या गाड़ी चलाना। दूसरा, ओवर स्पीडिंग, आवश्यकता से अधिक स्पीड में गाड़ी चलाना। तीसरा, हेलमेट न लगा के गाड़ी चलाना या सीट बेल्ट लगा के गाड़ी न चलाना। चौथा, 18 से कम उम्र वाले लड़के जिनको बाइक अभी चलाने नहीं आती अच्छे से वो बाइक चलाएं, जिनके पास लाइसेंस नहीं हो, उनकी वजह से भी एक्सीडेंट होना। और भी तमाम वजह है जिनकी वजह से हमारा एक्सीडेंट होता है, परंतु इनको अवॉइड करके हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। परंतु अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है तो इस कैटेगरी में हम लोग पेशेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जिनको हम ट्राइजिंग बोलते हैं। पहली कैटेगरी के पेशेंट हैं रेड कैटेगरी पेशेंट, जिनमें हैवी ब्लीडिंग पेशेंट, जिसमें पेशेंट का बहुत खून बह रहा है, पेशेंट की अगर सर पे चोट लगी हुई है, हेड ट्रॉमा के पेशेंट, अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस पेशेंट जिसको हम लोग ग्लासगो कोमा स्केल से मेजर करते हैं। आपको इस स्केल के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना सा पेशेंट अगर कॉन्शियस ओरिएंटेड नहीं है, आंख उसकी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, वो बोल प्रॉपरली नहीं पा रहा है या हाथ पैर उसके प्रॉपरली मूव नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में पेशेंट रेड कैटेगरी में आता है। येलो कैटेगरी पेशेंट, पेशेंट का फ्रैक्चर के पेशेंट या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनमें की ट्रॉमा है बट मोबाइल पेशेंट है, अपनी इंजरीज खुद बता पा रहे हैं, कॉन्शियस ओरिएंटेड पेशेंट्स। तीसरी कैटेगरी के पेशेंट होते हैं ग्रीन कैटेगरी पेशेंट, जिनमें हल्का सा छिलाव, माइनर ब्रूजेस, अब्रेजन मतलब नील पड़ना, कंट्यूजन आना, मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनमें जो अपनी बात खुद बता सकते हैं और जिनको इलाज अगर तुरंत ना भी मिले तो भी उनका काम चल जाएगा थोड़ा देर बाद। चौथे आते हैं ब्लैक कैटेगरी पेशेंट, जिनको मैंने पहले मिस किया, डेड और मॉरिबोंड पेशेंट, जिनमें पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। तो हमारे जो रेड कैटेगरी के पेशेंट होते हैं उनमें पहले के 10 मिनट, जिनको हम प्लैटिनम मिनट्स बोलते हैं, अगर इनमें पेशेंट को सही रिस्पॉन्स और ट्रीटमेंट मिल जाए तो हमारी रिकवरी रेट मोर देन 80% है। क्या आपको ये बात पता है? तो अगर पेशेंट को अगर रेड इंजरी होती है और रेड कैटेगरी में पेशेंट फॉल कर रहा है तो सबसे पहले पेशेंट जहां से भी ब्लीड कर रहा है कोशिश करें उसको कम से कम मोबिलाइज करें। उसको कोई ना कोई टॉर्निकेट अगर बांधना है तो टॉर्निकेट बांध दें। हेड इंजरी पेशेंट है और अगर उसने कोई भी हेलमेट लगा रखा है, जो कि मोस्ट कॉमनली हेलमेट लगाते हैं तो हेड इंजरी कम होती है, तो उसका हेलमेट खुद से ना निकालें। अगर वो नहीं लगाया है तो भी उसकी गर्दन को मूव ना करें, क्योंकि हो सकता है उसकी स्पाइन की इंजरी हुई है। जितना कम से कम मोबिलाइज हो सके उसको करते हुए सही हॉस्पिटल लेके जाएं। तो अब आते हैं हम लोग सही हॉस्पिटल चुनने पे। अगर पेशेंट को हेड इंजरी है तो पेशेंट को वहां पे ही लेके जाएं जहां पे पेशेंट को न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट अवेलेबल हो पाए। आपको सामने से मे बी ब्लीडिंग विजिबल ना हो सकता है उसके अंदर चोट लगी है, तो अपना एक थंब रूल रखना है अगर आपको, तो इस हॉस्पिटल लेके जाएं जिन हॉस्पिटल में
पहला, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट अवेलेबल हो, न्यूरो सर्जरी का डॉक्टर आपको चाहिए हो सकता है। दूसरा, सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अवेलेबल हो, वो आपका कोई भी एब्डोमेन में ट्रॉमा है, अंदर पेट के कहीं ब्लीड है, या कहीं लीवर में ट्रॉमा है, या फिर स्प्लीन में ट्रॉमा है, कुछ भी अंदर अगर चोट लगी है तो उसको एसेस करेगा। तीसरा, ऑर्थोपेडिशियन, आपकी किसी भी हड्डी में अगर फ्रैक्चर है या फिर आपकी हड्डी से खून बह रहा है तो उसको एसेस करके ट्रीट करने का काम ऑर्थोपेडिशियन करेगा। अगर आपकी आंख में कहीं चोट लगी है तो आंख का ट्रॉमा एसेस करने के लिए वहां पे ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट होना चाहिए। अगर कान से, नाक से या मुंह से पेशेंट के खून आया है तो वहां पे ईएनटी डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो आप अगर इजीली ये सब चीजें इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं तो आप नोट डाउन कर लें, वहां पे न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट हो, वहां पे ऑर्थोपेडिशियन डिपार्टमेंट हो, वहां पे सर्जरी डिपार्टमेंट हो, वहां पे ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट हो, वहां पे ईएनटी डिपार्टमेंट हो, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। दूसरी बात विशेष ध्यान रखने की है, डॉक्टर के अलावा वहां पे उनके हॉस्पिटल के परिसर के अंदर ही सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, एमआरआई की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके सर पे चोट लगी है तो सीटी स्कैन के जरिए ही हम देख के बता पाएंगे। दूसरा, एक्सरे की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, सारे फ्रैक्चर्स जितने भी हैं वो हमको एक्सरे के जरिए ही पता चल पाएंगे। तीसरा, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, क्योंकि अगर पेट में कहीं पे भी, आंतों में, लीवर में, स्प्लीन में अगर उसके इंजरी लगी है, हुई है, तो उसका हम असेसमेंट अल्ट्रासाउंड के जरिए ही करवा पाएंगे। चौथा, वहां पे उनका खुद का पैथोलॉजी लैब होना चाहिए, क्योंकि जो भी खून की जांचें हैं, उसका ब्लड ग्रुप आना, उसकी सब जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो करना, वो आने के बाद ही उसको ब्लड चढ़ पाएगा अगर नीड है तो। वहां पे फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, सीटी स्कैन, एमआरआई की सुविधा वहीं पे उपलब्ध होनी चाहिए, एक्सरे की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड उपलब्ध होना चाहिए, इन हाउस उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन, पैथोलॉजी रिपोर्ट हो, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होना चाहिए। और जो विशेष ध्यान रखने की है, वहां पे इन हाउस आईसीयू सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और वेंटिलेटर बेड खाली होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पेशेंट की प्रॉब्लम ज्यादा वर्स हो जाए, पेशेंट डिटोरिएट करता है और उसको अगर वेंटिलेटर्स पे डालना पड़े तो उस वक्त आपको बेड अवेलेबल होना चाहिए। तो पहले ही ये कॉल पे ही पता कर लें जब तक आपकी गाड़ी मूव कर रही है, ताकि आप कहीं और इधर उधर ना भटकें और सही हॉस्पिटल में पहुंच के सही ट्रीटमेंट ले सके। अगर आपका इंश्योरेंस कार्ड है तो पता कर लें वहां पे इंश्योरेंस कार्ड चलता है कि नहीं चलता है, जहां चलता है वहीं पे जाएं। आई नो इमरजेंसी में आपको ये चीजें एसेस करने का इतना टाइम नहीं मिलता, पर फिर भी जितनी कोशिश हो सके, जितनी जल्दी से जल्दी नियरेस्ट में एक बेटर हॉस्पिटल पहुंचे और सही इलाज करा के पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके अपने घर स्वस्थ करके लेके जाएं। तो अपनी आपको इस यात्रा में और कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो, और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे हम रोज हर मंडे और फ्राइडे एक वीडियो लेके आते हैं, ताकि आपकी स्वास्थ्य यात्रा सुगम और अनुकूल हो और आप अपने सारे फैसले बेहतर तरीके से ले पाएं। हम इस चैनल पे एक एक डिसीज, एक एक सिम्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या है तो क्या क्या हो सकता है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस तरह डॉक्टर चुनना चाहिए, किस तरह हॉस्पिटल चुनना चाहिए। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने जैसा बताया है कि हॉस्पिटल चुनते वक्त आपको क्या क्या देखना चाहिए। अभी ये टॉपिक आरटीए के लिए था, आने वाले वीडियोस में हम इमरजेंसी, इलेक्टिव, जो कि हम लोग नॉर्मल रूटीन सर्जरीज बोलते हैं, या फिर ओपीडी, हर एक डिपार्टमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,